न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। बातचीत कर रहे थे वैदिक कल्चर की, उसमें भी बातचीत कर रहे थे ऋग्वैदिक टाइम की। कौन सा टाइम? इसका जो पार्ट है ऋग्वैदिक टाइम। ऋग्वैदिक टाइम की बातचीत कर रहे थे और उसमें भी हमने राजनीतिक जीवन की बात पिछले बार कर लिया है। इस बार बातचीत करेंगे कि इसकी सामाजिक जीवन वहाँ का कैसा रहा है। तो सबसे पहले तो टीचर इंडिया के परिवार की तरफ से आपका स्वागत है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, शेयर कर दीजिए सबको। हम बातचीत करेंगे किसकी? सोशल स्टेटस कैसा था वहाँ के लोगों का, सामाजिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। सामाजिक व्यवस्था की हम बातचीत करें तो सामाजिक व्यवस्था इसके पहले का जो टाइम था, हड़प्पा का टाइम था, वहाँ पे हमने देखा बहुत सारे एविडेंसेस जितने भी थे, उन एविडेंसेस के आधार पर हमने कहा था कि वो जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, यानी कि महिलाओं की स्थिति ठीक रही होगी। मात्र सत्तात्मक है तो महिलाओं की स्थिति ठीक ही रही होगी। और उस टाइम के बाद से, हड़प्पन टाइम के डिके होने के बाद से, उसके पतन के बाद से इंडिया में या भारत की भूमि में कोई भी ऐसा टाइम नहीं रहा हो जो कि मात्र सत्तात्मक रहा हो। पितृ सत्तात्मक समाज की जो नींव पड़ी वो आज तक कायम है। इस टाइम पर जो समाज था वो कैसा था? पहली बात तो पितृ सत्तात्मक समाज था। पितृ सत्तात्मक, पहली बात हम करें तो समाज जो था कैसा था? पितृ सत्तात्मक था। पितृ सत्तात्मक यानी कि जो हेड होता था परिवार का वो पुत्र के रूप में होता था, पुरुष के रूप में होता था और महिला हेड नहीं होती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं की स्थिति सही नहीं थी, अच्छी नहीं थी। महिलाओं की स्थिति इस टाइम पर भी अच्छी स्थिति थी। हम ये कह सकते हैं कि संतोषजनक स्थिति थी। उनके डिके का, उनके मान सम्मान के ह्रास का ऐसा बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं मिलता है। महिलाओं की स्थिति ज़्यादा खराब हुई लेटर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में। इस टाइम पर अभी तक देखा जाए तो पितृ सत्तात्मक समाज होने के बावजूद भी कुछ ऐसे जैसे अपाला है, घोषा है, लोपामुद्रा है, सिकता है, विश्व आरा है, ये नाम है वहाँ के टाइम की विदुषी महिलाओं की। गार्गी उत्तर वैदिक काल में आती है। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्व आरा, सिकता, ये इन महिलाओं के नाम मिलते हैं जो कि विद्वान थीं। ठीक है, और भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। परिवार की बातचीत करें हम तो परिवार, संयुक्त परिवार होते थे। जो परिवार होता था वो संयुक्त होता था। संयुक्त होने का मतलब क्या है? संयुक्त परिवार होने का मतलब है कि देखो, परिवार की बातचीत करें तो दो तरह के मुख्य तौर पे परिवार होते हैं। दंपति के आधार पर, दंपतियों की संख्या के आधार पर। जैसे कोई एक परिवार है, उसमें केवल एक दंपति है और उसके बच्चे हैं, अविवाहित बच्चे हैं, विवाहित नहीं, अविवाहित, तो वो जो परिवार होगा एकल परिवार होगा, न्यूक्लियर फैमिली होगी। और लेकिन अगर उसमें कोई ऐसा परिवार है जहाँ पर एक से ज़्यादा दंपति रह रहे हों, कई दंपति रह रहे हों, 3-4 दंपति रह रहे हों, उनके बच्चे हों, विवाहित या अविवाहित, तो वो परिवार कैसा होता? संयुक्त परिवार होता। यहाँ पर भी ऐसी ही कंडीशन थी। दादा दादी, नाना नानी सब कैसे रहते थे? एक साथ में रहते थे, संयुक्त रूप में रहते थे। अक्सर ये देखा जाता है जहाँ पर असुरक्षा की भावना ज़्यादा होती है, जहाँ पर असुरक्षा की भावना ज़्यादा होती है वहाँ पर लोग इकट्ठा होकर के रहते हैं। इकट्ठा कौन होंगे? अपने ही समुदाय के वो लोग जिनसे हमारे घनिष्ठ संबंध हैं। तो इसलिए एक कारण ये हो सकता है कि परिवार यहाँ पर संयुक्त थे, क्योंकि कबीलाई थे ये लोग, कबीलाई थे। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो परिवार होते थे संयुक्त होते थे। दादा दादी, नाना नानी, जैसे एक मिलता है, उल्लेख मिलता है, नाती हो वो
महिला पक्ष से हो चाहे पुत्र पक्ष से, उनके लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल करते थे उस समय, और पोता हो उनके लिए भी एक ही शब्द का इस्तेमाल करते थे। जैसे आज की बातचीत कर लें तो जैसे दादा हो चाहे नाना हो, ग्रैंडफादर, वैसे वहाँ पर भी था कि एक ही शब्द से उनको इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि बहुत ज़्यादा विभेद उस समय पर संबंधों में बहुत ज़्यादा नहीं आया होगा। अगली हम बातचीत कर लें तो जो उस समय समाज की स्थिति थी तो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी। ये वर्ण व्यवस्था का कहाँ पर उल्लेख है? पुरुष सूक्त में उल्लेख है। कहाँ पर? 10वें मंडल में। कहाँ पर उल्लेख है? ये जो 10th मंडल है, हिंदी में लिख देते हैं, 10वां मंडल है, उसमें पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में इसका उल्लेख है। ये किसका पुरुष सूक्त है? किसका? ऋग्वेद का है। बातचीत हम कर रहे हैं ऋग्वेदिक टाइम की, तो जो भी बातचीत करेंगे ऋग्वेद उसका ऑथेंटिक स्रोत होगा। ऋग्वेद की बातचीत करें, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, यानी कि 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। और ये वर्ण व्यवस्था की बातचीत करें तो जैसा कि पता है, पिछले लेक्चर में हमने एक लंबी चर्चा किया था कि जो वर्ण व्यवस्था है ये कैसे जन्मी। एक कोई विराट पुरुष था, उसके शरीर के अंगों से 4 प्रकार के वर्णों का उद्भव हुआ, जन्मे। मुख से एक तरह के, भुजाओं से एक तरह के, उदर से एक तरह के, और जंघाओं से, पैरों से, यानी कि एक तरह के वर्ण का विकास हुआ। मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति मानते हैं, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति मानते हैं, और उदर से मानते हैं कि वैश्य समुदाय की उत्पत्ति हुई, और शूद्रों की जंघाओं से या पैरों से उत्पत्ति हुई। कोई विराट पुरुष रहा होगा, उसकी कल्पना किया गया है, उसकी कल्पना की गई है। तो हालांकि ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि कोई किसी के शरीर के अन्यत्र अंगों से किसी व्यक्ति का विकास हो जाए। हम संकेतात्मक रूप से देख सकते हैं कि जिस समुदाय को काम दिया गया कि एक खास तरह का काम है, और जिस तरह के अंगों का उसका इस्तेमाल ज़्यादा हुआ, जैसे मुख वाचन की जो प्रक्रिया जिसने ज़्यादा किया उसको ब्राह्मण कह दिया गया होगा, क्षत्रिय उसको कह दिया जो डिफेंस का काम करता रहा होगा, वैश्य उसको जो उदर की आपूर्ति के लिए काम करता रहा होगा। उदर की आपूर्ति मतलब खाने पीने की, व्यापार की बातचीत करेंगे। पैरों का काम क्या है? पूरे शरीर को ले करके चलना, सेवा देना शरीर को। तो शूद्रों को ऐसी बातचीत कही गई, और ये कहा गया कि ये जो डिवीज़न था सोसाइटी में, जो वर्ण व्यवस्था का डिवीज़न था, ये पूरी तरह से कर्म के आधार पर है, वर्किंग प्रोफाइल के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर जो जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, ये परंपरागत नहीं थी, कर्म के आधार पर मिलती थी। ऋग्वेद में एक उदाहरण मिलता है इस बात का कि एक उल्लेख मिलता है कि एक व्यक्ति कहता है कि मैं एक शिक्षक हूँ, उपदेशक हूँ, और मेरी माता चक्की चलाती है और मेरे पिता डॉक्टर हैं। यानी कि एक घर में कई तरह के व्यवसायों को लोग अपनाए हुए हैं। वो खुद किस तरह काम कर रहा है? इंटेलेक्चुअल माइंड्स का काम कर रहा है, जो कि एक विद्वान व्यक्ति करता है ब्राह्मण के हिसाब से। उसका पिता जो है वैद्य है, पेशेवर है, उसकी माता चक्की चलाती है, सेवा के भाव से काम कर रही है। तो एक ही घर में हम देखते हैं कि कई वर्ण हैं, यानी कि उस टाइम तक ये वर्ण व्यवस्था ठीक थी, कर्म के आधार पर थी। और इंडियन फिलॉसफी की बातचीत करें तो सबसे बड़ी गलती इसी के बाद हुई, यहीं पर नहीं, इसी के बाद हुई, जो कि व्यवस्था जो थी, ये वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था, ये आगे चल के परंपरागत हो गई उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल के लोगों को नहीं पता रहा होगा कि उत्तर वैदिक काल आते आते हमारे ही समय के उत्तरार्ध में चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाएंगी और ये व्यवस्था पूरी तरह से परंपरागत हो जाएगी। खैर, इस टाइम तक हम कह सकते हैं कि ये व्यवस्था उस समाज को चलाने के लिए एक व्यवस्था थी, ठीक ठाक व्यवस्था थी। शुरुआत में माना गया, आर्यों ने जब आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद में अपने समुदाय में जब वर्ण का विभाजन किया, तो पहले 3 तरह के वर्णों की बातचीत की, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। जो यहाँ के लोग मिले उनको अतिरिक्त रूप में
अनार्य लोग मिले, उन अनार्यों को उन्होंने एक नया वर्ण शूद्र वर्ण की श्रेणी में रख दिया और उनसे सेवा का काम करवाया। सेवा का काम समझ रहे हैं आप, चाहे जैसा समझ सकते हैं। तो यहाँ तक वर्ण व्यवस्था वाजिब थी, ठीक थी, अभी तक उसका स्वरूप उतना भयानक नहीं देखने को मिलता है। आगे हम बातचीत करें तो जो अभी हम पिछले लेक्चर में बात की, पिछले टाइम में एक थी सभा थी, समिति थी, विदत थी। सभा, समिति, विदत, उन संस्थाओं में जो महिलाएं होती थीं उनका अभी तक प्रवेश होता था। उनको उन संस्थाओं में सदस्य बनने के लिए योग्यता थी, वो योग्य थी कि उन संस्थाओं में, सभा में, विदत में पार्टिसिपेट कर सकें और उनमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकें, भाग लेती ही थी, कहने का मतलब। इसके बाद में बातचीत करें, पर्दा प्रथा का कोई उल्लेख मिलता नहीं है, सती प्रथा का कोई उल्लेख मिलता नहीं है। और दहेज की बातचीत हम अगर करें, दहेज की बातचीत करें तो दहेज नाम की कोई चीज़ मिलती नहीं है। लेकिन दहेज क्या है? दहेज विवाह के साथ में दिया जाने वाला उपहार है, उपहार ही कहेंगे और उपहार भी नहीं कहेंगे, और इसको तो नकारात्मक भाव से लेते हैं, नकारात्मक ही कहेंगे कि दहेज क्या है, उपहार नहीं। उपहार जो भी दिया जाता है वो खुशी के भाव से दिया जाता है। दहेज में खुशी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, एक हिसाब की बाध्यता होती है, सामाजिक प्रथा है, वहाँ पर इस तरह के किसी प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन एक शब्द मिलता है, वो शब्द है वहतु शब्द का उल्लेख मिलता है। किसका? वहतु शब्द का उल्लेख मिलता है। और ये इस्तेमाल होता था कि वधू को उपहार में जो वस्तु दी जाती थी, उस वस्तु के सेंस में जो भी शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, उस शब्द को वहतु कहते थे, उस शब्द को वहतु कहते थे। दहेज इसका मतलब नहीं है, क्योंकि ये उपहार के रूप में दिया जाता था, सकारात्मक भाव से हम ले सकते हैं, क्योंकि बाध्यता जैसी कोई बात नहीं थी। लेकिन हम अगर बातचीत करें कि दो तरह के विवाह हुआ करते थे, उस टाइम पर विवाह हुआ करते थे। अगर हम अंतर जातीय विवाह की बातचीत करें, इंटरवर्ण की बातचीत करें, तो इंटरवर्ण की जो बातचीत है, एक अनुलोम विवाह होता था, एक प्रतिलोम विवाह होता था। और अनुलोम विलोम का मैं एक सेपरेट अलग से लेक्चर बना चुका हूँ, चांडाल की उत्पत्ति वाला, इसी में पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप। हम अभी बातचीत करेंगे। कुछ और भी विवाह चल रहे थे प्रचलन में, उनका ऋग्वेद में उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में साहित्य में मिला। 8 प्रकार के विवाह मिलते थे जो कि सेम वर्ण के होते थे, या जिनको अच्छा या बुरा मानते थे। वो 8 प्रकार के विवाह में एक विवाह जो 4 खराब थे, 4 निकृष्ट कोट के जिनको बताया गया है, उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं हम। बातचीत उत्कृष्ट कोट के 2 तरह के विवाह ऐसे लगते हैं मुझे, एक है देव विवाह और दूसरा है आर्ष विवाह। देव विवाह में क्या होता था? देव विवाह में जो पुरोहित होता था, यज्ञ कराने वाला, उस यज्ञ कराने वाले पुरोहित को पुत्री को दान में दे दिया जाता था विवाह हेतु। कौन सा विवाह था? विवाह की बातचीत करें, एक था कौन? देव विवाह की बातचीत कर रहे हैं। यज्ञ कराने वाला जो पुरोहित होता था उसको महिला को दे देते थे, पुत्री को दे देते थे, और पुत्री को विवाह कराने के लिए देते थे। देखो, कोई भी व्यक्ति है जो पुरोहित बना हुआ है, वो कथा कह रहा है या यज्ञ करा रहा है या रामायण कह रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो एक तरह का कर्म कर रहा है। और कर्म के बदले में क्या मिलना चाहिए? उसका मेहनताना मिलना चाहिए। मेहनताना नहीं मिला, या मिला उसके साथ में और भी कुछ दिया, तो उसका ही मेहनताना कहा जाएगा वो, जो उसको दिया जाएगा। क्योंकि संबंध जो स्थापित हुआ पुरोहित का और एक सामान्य व्यक्ति का, उसमें क्या सामान्य व्यक्ति उसको कुछ देगा उसके कार्य के बदले, तो कार्य के बदले दिया का जाता था। यहाँ पर जो धन दिया अलग बात है, लेकिन पुत्री भी दिया, तो एक हिसाब इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उस समाज में पुत्री को, महिलाओं को वस्तु समझा गया होगा, इस वजह से उस पुरोहित को दे दिया गया होगा। पुत्रों को देने की कहीं बात नहीं मिली है।
पुत्रियों को देने की बातचीत की गई है, इसका मतलब इनकी स्थिति उतनी ज़्यादा प्रबल मजबूत नहीं थी जितनी कि पुरुषों की थी। अपेक्षाकृत बात कर रहे हैं हम, कोई निंदा के भाव से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं हम। दूसरा एक विवाह होता था आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या होता था, वर पक्ष गाय बैल दे करके पुत्री के पिता से पुत्री का परिवर्तन करता था, विनिमय करता था, इंटरचेंज करता था। एक वस्तु का देना, दूसरी वस्तु का लेना। कहीं न कहीं ये था, क्योंकि उस समय तो गाय और बैल होते थे, गाय के माध्यम में इस्तेमाल होती थी, एक प्रकार का धन था, संपन्नता का प्रतीक था, एक तरह का फिजिकल वेल्थ था, भौतिक संसाधन था और पुत्री के बदले में दिया गया है। तो कहीं न कहीं ये भाव जरूर आता है। कौन सा विवाह, आर्ष विवाह। आर्ष विवाह की बातचीत करें तो आर्ष विवाह में ये बताती हैं चीज़ें कि वस्तु की तरह से शायद इस्तेमाल किया जाता था। ये प्रेडिक्शन है कि वस्तु की तरह से इस्तेमाल किया जाता। महिलाओं की स्थिति उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी। कहने का मतलब पूरा ये था, दास प्रथा थी लेकिन उस तरह की नहीं थी जिस तरह की अफ्रीकन कंट्रीज में देखी गई, अमेरिकन कंट्रीज में देखी गई और रोमन में देखी गई। उस तरह की दास प्रथा नहीं थी। ये क्यों नहीं थी? क्योंकि इन लोगों ने समाज का एक अंग माना सबको। और वैसा कि ये बात अलग है कि उनके पास में कुछ अधिकार कम थे, लेकिन एकीकरण किया। तो एकीकरण में जब भी कहीं पर किसी का एकीकरण करते हैं, अपनेपन की थोड़ी सी भावना आती है। तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि जो दास प्रथा थी वो उतनी प्रबल घातक नहीं थी जितनी कि प्रबल घातक अन्य देशों में हमने देखा, यूनान वगैरह में देखा, अमेरिका में देखा, अफ्रीका में देखा। उस तरह की व्यवस्था नहीं थी। लोगों की बातचीत करें, खान पान की बातचीत करें तो खान पान में शाकाहार मांसाहार दोनों तरह का आहार लेते थे लोग। और उसके बाद में अभी बातचीत हमने किया कौन सी बात, 2 तरह के विवाह तो एक संस्कार है। 16 संस्कारों में से 15वां संस्कार है विवाह। तो विवाह एक संस्था के रूप में, एक संस्कार के रूप में इस्टेब्लिश हो चुका था उस टाइम तक। और बातचीत करें कि महिलाएं मनोरंजन का साधन क्या था, खेल हुआ करते थे, पशुओं की लड़ाई ऐसी रही होगी। और कुछ डांसर्स, महिलाओं के नृत्य के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं लिखे में। जैसे कि जो नाचने वाली, जो डांसर महिलाएं हुआ करती थी, वो पोशाक पहनती थी। जो डांसर हुआ करती थी, नर्तकी हुआ करती थी, इधर लिख देता हूँ मैं, जो नर्तकी हुआ करती थी वो एक खास तरह का पोशाक पहनती थी, लिबास पहनती थी। उस लिबास को पेशस कहा जाता था। अभी भी जैसे बहुत तरह के डांस होते हैं, उनके खास तरह का एक लिबास होता है। साउथ इंडियन में देखो कितने कल्चरल डांस होते हैं, उनका एक खास लिबास होता है, खास मेकअप होता है। उसी तरीके से इनका जो पोशाक था वो क्या था, उसको पेशस बोलते थे। और हम बातचीत कर लें तो आभूषणों की साज सज्जा की बातचीत करते थे। कान में पहनने वाले, हाथों में पहनने वाले, कमर में पहनने वाले, पैरों में पहनने वाले, ये आभूषणों की बातचीत करते हैं। कुछ आभूषणों के नाम मैं बता देता हूँ। जैसे कुंभ हुआ करता था। कुंभ कहाँ पे, सिर में, शीश में लगाने का एक अलंकार हुआ करता था, एक आभूषण हुआ करता था। भुजबंद हुआ करता था, कटिबंध हुआ करता था कमर में पहनने के लिए। पैरों में पहनने के लिए नूपुर हुआ करता था, जो पैर में पायल की तरह इस्तेमाल जो होता था, नूपुर हुआ करता था। गले में पहनने के लिए जो हार इस्तेमाल करते थे उसको रुक्म बोलते थे। क्या बोलते थे? रुक्म बोलते थे। हाथ में जो पहनने के लिए कंगन इस्तेमाल होते थे उनको कंकण बोलते थे, कंकण। तो इस तरीके से, और भुजाओं के लिए केयूर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह से कर्णशोभन है, बहुत सारे आभूषण मिलते हैं। और बातचीत करें तो जैसे कि दाह संस्कार की कैसे होता था। दाह संस्कार जो होता था वो दाह संस्कार
जलाते थे, अंतिम संस्कार जो करते थे वो मैक्सिमम जलाते थे, लेकिन ऐसी भी कोई बाध्यता नहीं थी कि जलाएंगे ही। एक आध केस में, कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि दफनाते भी थे। तो ये उस टाइम का एक सामाजिक स्ट्रक्चर था, सोशल स्ट्रक्चर था कि किस तरह से वो लोग अपने समाज को जीते रहे होंगे। और इसके अलावा जो चीज़ें हैं इसकी शिक्षा वगैरह की, वो सब बातें हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो इस पार्ट में, अतीत के इस चलचित्र में आज इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब।